Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैं आज से SQL स्टार्ट करूंगी और आप सभी को पता है भाई SQL क्या होता है। SQL होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये बेसिकली SQL क्या करता है, ये एक सपोर्ट करता है RDBMS को। तो RDBMS सबको पता है, कल लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच मीन्स दे स्टोर द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। और भाई टेबल की फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करता है। तो RDBMS क्या करता है, टेबल की फॉर्म में डेटाबेस को स्टोर करता है। और जो टेबल की फॉर्म में डेटाबेस को स्टोर करता है, टेबल में क्या होता है भाई, हमारे रो होते हैं और क्या होते हैं, हमारे कॉलम होते हैं। और जो टेबल, अब एक कुछ चीजें, कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में वो अलग से भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। जो हमारा SQL होता है उसमें जो टेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं भाई, रिलेशन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एक टेबल है, जैसे ये स्टूडेंट का नेम है, ये रोल नंबर है, उसके बाद ये फादर्स नेम है, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये एक टेबल है मान के चलिए। ठीक है, अभी इस टेबल में मैंने स्टूडेंट का नेम लिख दिया AB, रोल नंबर लिख दिया 1 2, फादर्स का नेम लिख दिया मैंने सपोज FZ, उसके बाद एड्रेस मैंने लिख दिया यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे लिख दिया मैंने आगरा। ठीक है, उसके अलावा मोबाइल नंबर में कोई भी मोबाइल नंबर है, जैसे 94 एक्सेट्रा, ऐसे यहाँ पे 93, ऐसे कोई मोबाइल नंबर है मान के चलिए। अब क्या होगा भाई, जो हमारा यहाँ पर बात क्या समझाना चाह रही हूं, यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट का नेम है, और जो रोल नंबर है या फिर फादर्स नेम है या जो एड्रेस है या जो मोबाइल नंबर है, ये क्या है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। क्या बोलते हैं, फील्ड। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, फील्ड। तो जो फील्ड होता है इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। फील्ड को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब आपको क्वेश्चन, जैसे एक टेबल दी गई है, अब आपसे पूछा है कि इसके एट्रीब्यूट्स बताओ, तो एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ये सारे इसके क्या है, एट्रीब्यूट। क्लियर। अब इट मींस जो हमारी RDBMS की जो लैंग्वेज है, वहां पर जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पे कोई और भी चीज होती तो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, हेडिंग। टेबल की जो जितनी भी हेडिंग है। अब लेकिन हम लोग जब RDBMS की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जब SQL की बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट। सिमिलरली अगर हम रो की बात की जाए, तो रो क्या है यहाँ पे, A1 F दिल्ली 94, ऐसी B2 Z आगरा 93। तो रो क्या है, बेसिकली रो क्या है, हॉरिजेंटल। जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है टेबल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रो। एंड कॉलम क्या है, जितनी भी वर्टिकल, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे AB 1 2 FZ दिल्ली आगरा 94 93, ऐसे जितना भी हमें कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं, यानी वर्टिकल सेट जो इंफॉर्मेशन का होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने 2 टर्म और बताए थे, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कोई एग्जाम में टेबल दे दी, अब आपसे पूछा है इसकी कार्डिनलिटी बताओ, तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई, 1 2, तो यहाँ पे इसकी जैसे अगर हमसे पूछा जाए इसकी कार्डिनलिटी बताओ इस टेबल की, तो कार्डिनलिटी मतलब क्या हो गया, कार्डिनलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे 2। अगर पूछा जाए हमें इसकी डिग्री बताओ, क्या पूछा जाए, डिग्री बताओ, तो भाई हमें पता है डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने कॉलम है, देखो 1 2 3 4 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5। क्लियर हुआ, इतना आई होप सभी को समझ में आया होगा।
अब बेसिकली जो एसक्यूएल होता है हमारा, तो एसक्यूएल क्या होता है हमारा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या होता है हमारा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है भाई? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आप देखो जो बेसिकली हम लोग जो एसक्यूएल यूज करते हैं, जो हम एसक्यूएल यूज करते हैं वो एसक्यूएल क्या है? एक कलेक्शन ऑफ कमांड है। क्या है? कलेक्शन ऑफ कमांड। और ये कमांड किस लिए यूज होती है? हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो एक लैंग्वेज के अंदर, तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कमांड। तो एसक्यूएल में हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कमांड होता है। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसमें हमारे कमांड गिवन होते हैं, और जो कमांड होती है वो हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम 3 टर्म पढ़ते हैं। 3 टर्म क्या है? DDL, DML और DCL या फिर TCL। अब यहाँ पे DDL का मतलब क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL का मतलब क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब यहां पे अगर बात की जाए DML का मतलब क्या है, तो DML का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब यहां पर DCL का मतलब क्या है? DCL का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL का मतलब है डेटा वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जब T आ जाए तो ट्रांजैक्शन और D आ जाए तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीजें हैं। बेसिकली इनका जो वर्क है वो देख लेते हैं। देखो जो एक सेकेंड, जो DL है वो क्या होता है? जब एक तरह से टेबल की स्ट्रक्चर्स के लिए जब हमें स्ट्रक्चर देना हो टेबल का, तो हम DL यूज करते हैं। ये क्या है? जैसे हम जब हम घर बनाते हैं तो घर का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कहाँ हमारा बाथरूम होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ बेडरूम होना चाहिए। ऐसे जब हम एक टेबल बनाते हैं तो क्या हमें लिखना है, क्या कॉलम है, क्या रो है, एक पूरा जो फॉर्मेट एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो सब DDL के अंदर पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम DML की बात करें तो DML हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। जैसे कि अगर हमें पूरे कोई भी टेबल में कोई भी डेटा को ऐड करना है, रिमूव करना है, चेंज करना है, तो वो सारी कमांड हम कहाँ यूज करते हैं? DML में। सिमिलरली अगर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की बात की, तो पूरी कंट्रोलिंग जब हम डेटाबेस की कंट्रोल की, जैसे कि अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का एक डेटा मतलब पूरा एक कंट्रोल सिस्टम होता है। कोई भी जितनी भी कमांड है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उसका एक कंट्रोल जरूरी होता है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? DCL या फिर TCL, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। अगली बात देखते हैं। देखो तो अगली बात क्या है? डेटा टाइप्स करते हैं। एसक्यूएल के जो डेटा टाइप्स है वो करते हैं। तो एसक्यूएल के डेटा टाइप्स क्या होते हैं भाई? डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। तो पहला डेटा टाइप होता है हमारा इंटीजर। जैसे कि अगर मुझे इसको हम इंट भी लिख सकते हैं। अगर हमने एसक्यूएल कमांड में इंटीजर या इंट लिखा है तो एक ही बात है, वो गलत नहीं करेगा। दूसरी चीज कि ये जो एसक्यूएल होती है, एसक्यूएल लैंग्वेज, बेसिकली लैंग्वेज शब्द कहना गलत है क्योंकि यहाँ पे हम कमांड यूज कर रहे हैं। तो जो एसक्यूएल होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कोई भी कमांड अगर हमें कैपिटल लेटर में दी है तो हम कैपिटल में लिखें, स्मॉल में दी है तो हम स्मॉल में लिखें। और मतलब जैसे कि C++, जावा, ये सब केस सेंसिटिव लैंग्वेज में आती है। बट एसक्यूएल जो है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर यहाँ पे हम इंटीजर पूरा लिखते हैं तब भी वो रन करेगा। अगर हम इंटीजर में INT लिखते हैं तब भी वो रन करेगा। अगर हम स्मॉल से लिखते हैं तब भी वो रन करेगा, सेम फंक्शन। अगर हम कैपिटल से लिखते हैं या स्मॉल कैपिटल मिक्स लिखते हैं तब भी वो रन करेगा। यानी ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज देखिए कि जैसे कि मुझे इंटीजर मुझे बोलना है कि मुझे किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर देना है, तो भाई रोल नंबर की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी। तो मैं लिखूंगी रोल नंबर इंट। क्लियर? ऐसे करके कमांड दूंगी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी का, जैसे एक कमांड आती है केयर और एक आता है वेर केयर,
तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और शायद वो बस रट लेते हैं, उनको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है। तो सपोज मुझे किसी का नेम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आया है कोई स्टूडेंट जिसका नेम है मान के चलिए राम, ठीक है। अब ये कोई स्टूडेंट का नेम है। अब यहाँ पर ये अगर मैं यहाँ पर करेक्टर देती हूँ यानी कैर देती हूँ और मैंने इसकी वैल्यू अंदर रख दी 10, ठीक है, तो यहाँ पर ये एड्रेस कितना लेगा 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे राम इसने 3 एक बार में एक एड्रेस को लिया, इधर राम ले लिया इसने, बाकी के जो 7 हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या करेगा, जब हम कैर ले रहे हैं तो यहाँ पे ये कोई ना कोई वैल्यू देगा, चाहे वो 0 दे 1 दे, मतलब बाय डिफॉल्ट वो कुछ ना कुछ देगा, वो उसको भरेगा क्योंकि हमने कैर दिया। कैर मतलब पूरा भरेगा, वो करेक्टर पूरा डिफाइन करेगा, सारे एड्रेस की वैल्यू लेगा, जीरो नहीं छोड़, मतलब कुछ भी खाली नहीं छोड़ेगा, कोई भी एड्रेस को ये खाली नहीं छोड़ेगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अगर यहाँ पर हम कैर की जगह वेर कैर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, वेर कैर, तो वेर कैर में मैंने दिया सपोज स्टूडेंट का नेम और मैंने दिया वेर कैर और मैंने यहां पे 10 दे दिया। तो अब क्या होगा, यहां देखिएगा, यहां पर ये ले रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 10 हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक सेम नाम को ले रहा है नाम। अब बाकी के जो 7 बचे, बाकी के जो 7 एड्रेस बचे, ये क्या करेगा, उनको रिलीज कर देगा और ये बाद में हमारे रीयूज हो सकते हैं किसी और काम के लिए, किसी और एड्रेस के लिए। तो कैर से बेटर होता है वेर कैर, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा हमारा जो एड्रेसिंग होती है ये हमारी रीयूज हो सकती है, यानी हमारा जो एड्रेस है एक तरह से ये समझिए कि हमारा एक खाली स्पेस है। अगर हमने कैर दे दिया तो कैर में भाई अगर हमने किसी एक स्टूडेंट का नाम दे दिया, बाकी का स्पेस एक पूरी बेंच है और उस बेंच में हमें सपोज एक बच्चे को बिठाना है, मान के चलिए कि मुझे ये पूरी बेंच में मुझे एक बच्चे को बिठाना है। उसने सपोज इतना ही स्पेस लिया, तो ये सारा स्पेस हमारा वेस्ट चला गया ना, ये सारा स्पेस वेस्ट चला गया। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ कर देंगे, मतलब किसी ना किसी को बिठा देंगे, लेकिन यही काम अगर हमारा वेर कैर का होता तो यहाँ पर ये उसको हटाकर इतने पोर्शन को रीयूज बाद में यूज कर सकता था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो कैर होता है वो एड्रेस को अलोकेट करता है। अगर हमने किसी का साइज 10 है और वहां पर वो एड्रेसिंग 3 ही यूज कर रहा है, लेकिन वो पूरा 10 7 वेस्ट कर देगा और यूज कर लेगा उसे कैसे भी करके, उधर ही उसी टाइम पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, पूरे 10 एड्रेस को यूज कर लेगा। और अगर यहाँ पे बात आती है वेर कैर की, तो वेर कैर में क्या होगा कि भाई अगर एड्रेस 10 है लेकिन 10 3 एग्जाम्पल के तौर पे, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम जोड़ सकते हैं कि अगर कैर की बात होती है तो कोई एक पर्सन है, अगर हम खाने में 10 रोटी बनाइए नॉर्मली और एक थाली में 10 रोटी रख दी और उस व्यक्ति को 3 ही की भूख है, तो वो 3 खाएगा और बाकी सारी जितनी भी 10 है वो वेस्ट कर देगा, क्योंकि वो एक उसी थाली में रखी है ना, तो वो सारी मतलब 10 उसकी हो गई। अब वो 10 खाए फेंके कुछ भी करे वो उसकी हो गई। तो ये बात हो गई कैर की। तो यहाँ पे हो गया कि व्यक्ति ने खाई तो 3 थी लेकिन 7 उसने फेंक दी, उसने रीयूज तो करी नहीं, उसने फेंक दी। लेकिन यही बात वेर कैर में आती है। तो वेर कैर में अगर कोई पर्सन होता और हमने थाली में 10 रोटी रखी है लेकिन उसको अगर 3 की भूख है, तो बाकी 7 वो क्या करेगा, वापस रिलीज कर देगा कि इसे भाई वापस ले जाओ, ये किसी और के काम आ जाएगी। क्लियर हुई? इतनी बात आपको अब समझ में आई होगी। रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ने की कोशिश करें तो ज्यादा इजीली क्लियर होगा। अब बात आती है, भाई देखिए ये तो हो गया हमारे डेटा टाइप। अब डेटा टाइप में हमने क्या पढ़ा, इंट पढ़ लिया, वेर कैर पढ़ लिया, कैर पढ़ लिया। एक आता है जैसे कि अगर मुझे किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देनी है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डेटा टाइप यूज किया जाएगा वो किया जाएगा हमारा डेट। क्या यूज किया जाएगा, डेट। जैसे कि अगर मुझे फी देनी है, किसी बच्चे का फी का स्ट्रक्चर देना है, तो या तो भाई वो इंटीजर होगा या वो क्या होगा, डेसिमल। तो यहाँ पे मैं इंटीजर या डेसिमल यूज करूंगी। क्लियर हुआ? अब देखिए भाई,
ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बात कि एसक्यूएल में जो कमांड होते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं। अब एक टर्म आता है कंस्ट्रेंट। क्या आता है भाई? कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल, जैसे कि हम नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल पढ़ते हैं ना, सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क इज नोन एज प्रोटोकॉल। जैसे हम नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल टर्म पढ़ते थे, सिमिलरली एसक्यूएल में हम टर्म पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट। मतलब सेम है, नाम अलग है कि सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं भाई? सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ टेबल। वहां हम क्या पढ़ते थे? प्रोटोकॉल, दैट सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क। यहां क्या पढ़ते हैं? सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ टेबल। भाई ऐसे रूल जो टेबल के लिए एप्लीकेबल हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो टेबल जिस हिसाब से चलती है, जैसे वर्क करती है, जो कमांड हमें यूज करना है, क्या इंटीजर लेना है, क्या फ्लोट लेना है, किस तरीके से कमांड ढूंढनी है, तो उसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। क्लियर? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सेट ऑफ रूल दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ टेबल। इज इट क्लियर? आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कंस्ट्रेंट हम लोगों ने कल की क्लास में डीबीएमएस में भी पढ़ा हुआ था वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मेरी बात होती है हमारी भाई प्राइमरी की प्राइमरी की, तो प्राइमरी की क्या एक कंस्ट्रेंट है। अगर मुझे कोई टेबल में प्राइमरी की लगानी है तो मैं भाई प्राइमरी की का मतलब हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की आईडी है या स्टूडेंट का रोल नंबर है। प्राइमरी की मतलब यहां पे डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, जो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट नहीं करेगी और कभी खाली नहीं होगी। मतलब ये कभी नल नहीं हो सकती और कभी नल नहीं हो सकती, कभी डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट नहीं कर सकती। ऐसी वैल्यू को हम प्राइमरी की से अलोकेट करते हैं। जैसे कि एक बच्चे का रोल नंबर क्लास में सेम नहीं हो सकता, दो बच्चों का रोल नंबर क्लास में सेम हो सकता है, या फिर हमें जो स्कूल से रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है या स्टूडेंट की आईडी होती है, क्या वो सेम हो सकती है? नहीं। तो कभी नल नहीं होगी और कभी डुप्लीकेट नहीं होगी। ऐसी वैल्यू को हम प्राइमरी की से जनरेट करते हैं। क्लियर हुआ होगा? अब बात आती है यूनिक की। अब आप लोग बोलेंगे मैम प्राइमरी की तो यूनिक की है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड यूनिक की? सो यूनिक की बेसिकली क्या है? यूनिक की भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती और प्राइमरी की भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। बट फर्क क्या है? प्राइमरी की में हम नल कभी नहीं छोड़ सकते, यूनिक की में हम नल छोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बोला आधार कार्ड लाइए, तो सबका आधार कार्ड डिफरेंस होता है। आधार कार्ड नंबर है तो वो डिफरेंट है। सभी बच्चों का एक स्कूल में सारे स्टूडेंट्स का आधार कार्ड नंबर डिफरेंट है। लेकिन अगर प्राइमरी की में आधार कार्ड नंबर नहीं है तो बच्चे को बोला जाएगा कि भैया कोई और आईडी प्रूफ लाए, यानी कुछ ना कुछ देना है, नल नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ सकते हम उस कॉलम में। पर यूनिक की में क्या है? आधार कार्ड ही मतलब आधार कार्ड ही चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो हम उस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। यूनिक की नल हो सकती है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, नेवर। प्राइमरी की और यूनिक की में बस एक ही अंतर है कि प्राइमरी की नल कभी नहीं हो सकती और यूनिक की नल हो सकती है, वहां हम उस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। और जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों डुप्लीकेट नहीं होती। क्लियर? अब बात आती है एक और हमारा कंस्ट्रेंट आता है, दैट इज नॉट नल। क्या? नॉट नल। नॉट नल का मतलब है ऐसी जगह जहां हम कभी उस वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ भरना है। ये डुप्लीकेट भी हो सकती है, बट नॉट नल कभी खाली नहीं हो सकती। अब आती है डिफॉल्ट। एक और हमारा कंस्ट्रेंट आता है जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट। अब ऐसी वैल्यू आप जब दे रहे हैं तो मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यू दी और वो बाय डिफॉल्ट, एग्जांपल के तौर पर मैंने एक टेबल में क्रिएट किया, एक टेबल जेंडर। अब आपने स्टार्टिंग में ही दे दिया मेल, तो बाय डिफॉल्ट जब आपने टेबल में जैसे पर्सन्स बनाए, राम, श्याम, सीता, गीता, ऐसे कुछ भी, तो वो सबके आगे ऑटोमेटिकली एम लगा देगा, क्योंकि आपने पर्टिकुलरली उस समय नहीं दिया था कि भाई सीता फीमेल है या राम मेल है या कोई भी। तो इस तरीके से वो बाय डिफॉल्ट एम जनरेट कर लेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जेंडर में एम दे चुके हैं। क्लियर? अब आता है एक चेक। चेक का मतलब फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे एक कंडीशन बनानी है, कमांड बनानी है
कि इस जगह 50,000 से एबव वाली सैलरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर हम स्टूडेंट की बात कर सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लास 6 के स्टूडेंट इस जगह एंटर हो सकते हैं, क्लास 6 से छोटे बच्चे एंटर नहीं हो सकते। तो ऐसी जगह यहाँ पे हम इफ एल्स की कंडीशन ड्रॉ करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं वट एवर इट इज राइट और नॉट, जैसे बोलते हैं दिस नंबर इज प्राइम और नॉट, ऑड इवन की कंडीशन, जहां कंडीशन की बात आ जाती है वहां हम चेक लगाते हैं। क्लियर। अब एक टर्म आता है भाई फॉरेन की का। ये फॉरेन की क्या है? फॉरेन की कल मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तब जब दो टेबल क्रिएट हो और दो टेबल में कोई भी की कॉमन हो, तो पहली वाली टेबल की जो प्राइमरी की होती है सेम दूसरी वाली टेबल की क्या हो जाती है? फॉरेन की। क्लियर। इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हुई होंगी, आई होप सो। अब चलिए, हमने ये बातें कर ली थ्योरेटिकली, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली चलते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को समझते हैं। सो यहां से मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली चीजें समझाती हूं। अगर आपको एक सेकेंड वेट, हाँ, अगर आपको यहां पर अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, आप क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे, यहां पे क्या करेंगे भाई? माई एसक्यूएल पे जाएंगे, और माई एसक्यूएल यहां पर, एक सेकेंड देखते हैं नेट आ रहे हैं नहीं। अब माई एसक्यूएल पे जाएंगे और माई एसक्यूएल। क्लियर। अब यहां पे आपको माई एसक्यूएल डाउनलोड करना है, यहां से माई एसक्यूएल पे जाएंगे और माई एसक्यूएल पे यहां से डाउनलोड में जाएंगे, और यहां से आप ये नीचे जाएंगे और इधर आप माई एसक्यूएल को डाउनलोड कर लेंगे, कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड। अब उसके बाद जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे अच्छे से, उस क्या होगा फिर आपके इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं माई एसक्यूएल, कमांड लाइन, और ये सब मैं आपको मोर में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी, मतलब आप इंस्टॉल तो अच्छे से कर लेते होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर ही पाते होंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कमांड लाइन खोली है, तो कमांड लाइन को मैंने खोला, वेट, एक मैंने कमांड लाइन को ओपन किया। अब सबसे पहले जब भी आप माई एसक्यूएल को डाउनलोड करेंगे तो वो आपको एक पासवर्ड जनरेट के लिए बोलेगा। वही पासवर्ड आपको हर बार डालना है। जैसे कि मैंने अपना जो पासवर्ड बनाया था, अब मैं अपना यहाँ पे वही पासवर्ड सेम टू सेम डाल रही हूँ। उसके बाद ये मेरा जो माई एसक्यूएल है ये खुलेगा, जस्ट वेट करिए। ठीक है, अब ये खुला। अब इसके बाद इस तरीके से आपको एक कमांड लाइन ओपन हो जाएगी जो क्लाइंट के लिए आप यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले मुझे कोई भी एक डेटाबेस, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड डालने के बाद अब मुझे यहाँ पे कोई भी एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए मैंने सपोज लिखा, एक कमांड होती है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट कमांड। क्लियर। अब इस क्रिएट कमांड, और क्रिएट क्या करना है मुझे? डेटाबेस। तो डेटाबेस लगा दिया। अब उसके बाद मैं लिखूंगी स्पेस। आपको कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है, कोई भी जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने केवीएस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करा और मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेती हूँ, एंटर करती हूँ। अब यहाँ पे आएगा क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड और 0.01 सेकेंड, यानी अब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब क्रिएट करने का रीजन है कि हम सारे टेबल को एक जगह रखेंगे, मतलब जितनी भी टेबल बनाएंगे हम उनको एक ही जगह रखेंगे। तो इसके लिए हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या है, अब हम सपोज इसको यूज करना चाहते हैं, तो यूज के लिए हम क्या करेंगे? अब इसको हम यूज करना चाहते हैं, तो यूज क्या करेंगे भाई? किस नाम से किया था क्रिएट? केवीएस के नाम से, और सेमी कॉलन यूज कमांड है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को यूज कर पाते हैं। क्लियर। अब आ गया डेटाबेस चेंज, यानी इससे क्या होगा, हम डेटाबेस के अंदर आ गए, मतलब नाउ हम डेटाबेस के अंदर आ गए। अब हम अपना कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज मुझे ये देखना है कि हमारा डेटाबेस, सपोज अब इसको मैं वापस से बंद करती हूँ, अब मैं वापस से खोलती हूँ, वापस से मैं कमांड लाइन खोलती हूँ। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, वही बस उसके लिए कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं वापस से अपना सपोज पासवर्ड डालूंगी,
ठीक है। अब मैं अपने जो आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था, क्या वो शो हो रहा है? नहीं। तो जितने भी डेटाबेस है अभी तक, जितने भी कंप्यूटर में क्रिएट है, वो शो हो रहे नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक कमांड होती है डेटाबेस को शो कराने की, शो स्पेस डेटा बेसिस। और केस सेंसिटिव नहीं है आप, अब इसके बाद सेमी कॉलन। ठीक, देखो अब ये क्या आ गया, जितने भी डेटाबेस मेरे कंप्यूटर में क्रिएट है, टोटल 8 डेटाबेस क्रिएट है, वो दिखा दिया इसने। अभी हमने कौन सा बनाया था, अभी हमने बनाया था केवीएस, तो केवीएस वाला डेटाबेस भी क्रिएट होके आ गया है। क्लियर, इतना समझ में आया? अब आप इस डेटाबेस को सपोज यूज करना चाहते हैं, तो यूज किस डेटाबेस को करना चाहते हैं, इनमें से यूज कौन सा करना चाहते हैं? अभी आपने केवीएस वाला डेटाबेस क्रिएट किया था, केवीएस वाले डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, तो यूज कमांड, उसके बाद जो भी डेटाबेस का नाम है, आप अपना नाम से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, यूज स्पेस वो नाम, जैसे मैंने केवीएस नाम दिया, उसके बाद सेमी कॉलन एंड देन एंटर। डेटाबेस चेंज आ गया। नाउ यू क्रिएट योर टेबल। अब आप अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज ये बेसिक एसक्यूएल समझ में आया होगा। आप सब लोग अगर ऐसे प्रैक्टिकली भी करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको इजीली। कल की क्लास में आज इतना ही काफी, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूं, तो आज की क्लास में इतना काफी है। अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूरी एसक्यूएल की जितनी भी टेबल्स हैं, जितनी भी कमांड्स, सबको एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डेटाबेस प्लस एसक्यूएल की क्वेश्चंस करेंगे और देन पाइथन करेंगे। हमारी 2 क्लासेस के अंदर पूरा फिनिश हो जाएगा हमारा एसक्यूएल। डेटाबेस हो गया। आज मैंने एसक्यूएल का एक थ्योरी पोर्शन खत्म करा दिया और आपको बता दिया है कि इस तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे आगे की। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।